नमस्कार साथियों, मैं रवि राजपुरोहित दीक्षा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह, आज उसका लास्ट लेक्चर है। हमारा टॉपिक उसके बाद खत्म हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में अभी तक जो हमने अध्ययन किया, 1857 के विद्रोह के विभिन्न कारणों का अध्ययन किया, उसके बाद जो क्रांति का घटनाक्रम हुआ उसका अध्ययन किया। उसके बाद हमने 1857 का विद्रोह भारत में अलग-अलग भागों में किस तरह से फैला, अलग-अलग भागों में कैसे लोगों ने उसका नेतृत्व किया, उसके बारे में हमने पढ़ा। ये जो विद्रोह है, ये क्यों असफल रहा, इसके विभिन्न कारणों के बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था, इसका क्या परिणाम निकला? भारतीय राजनीति के संबंध में और ब्रिटिश राजनीति के संबंध में इसके क्या परिणाम निकला, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह था, उसका सबसे पहला जो परिणाम माना जाता है, वो परिणाम ये माना जाता है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम। देखो साथियों, ये ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, ठीक है? और ये आपका जो इमेज है, वो है लॉर्ड कैनिंग का, जो उस समय भारत का क्या था? गवर्नर था, ठीक है? तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा, ठीक है? और महारानी विक्टोरिया की घोषणा को उसने पढ़ा था 1 नवंबर 1858 को। किस स्थान पर पढ़ा? इलाहाबाद दरबार के अंदर। यानी कि इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा गया, जो भारत में 1858 के भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानी जाती है। यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, अंग्रेजी शासन के द्वारा उस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। और उस विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा, ब्रिटिश सम्राट को ऐसा लगा कि भारत की जो परिस्थितियां वो एकदम विपरीत है। तो उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसमें कुछ आवश्यक सुधार करने आवश्यक है। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत में कुछ आवश्यक सुधार किए गए। उन आवश्यक सुधारों को 1858 के भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद दरबार में 1 नवंबर 1858 को पढ़ी गई। अब देखो साथियों, कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था या मुख्य परिणाम क्या था? तो 1857 के विद्रोह का एक ही मुख्य परिणाम है। वो परिणाम क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी और धीरे-धीरे उस अधिकार पत्र को बढ़ा दिया था। ठीक है? तो प्रारंभ में सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करती सकती थी। ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में 1813 के बाद ब्रिटेन की अन्य व्यापारिक कंपनियों को भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध करने की अनुमति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा दे दी गई। तो अब जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटेन की, उसका शासन चल रहा था, उसके शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, ठीक है ना? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और भारत का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश सम्राट के द्वारा सीधा चलाया जाने लगा, ठीक है ना? सीधा चलाया जाने वाला लगा भारत का शासन। तो ये एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 के संवैधानिक सुधार के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज द्वारा सीधा चलाया जाने लगा। यानी कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर पहले नियंत्रण स्थापित कर रखा था, इसके शासन का क्या हो गया? अंत। अब भारत का प्रशासन सीधा ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीधा चलाया जाने लगा। तो 1857 के समय जो भारत का गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। तो इस 1858 के अधिनियम के द्वारा कह सकते हैं कि पहले नंबर एक तो 1858 के अधिनियम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ठीक है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ठीक है? और भारत का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाने लगा? ब्रिटिश ताज के द्वारा सीधा चलाया जाने लगा। दूसरा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? गवर्नर जो गवर्नर का जो पद था, गवर्नर का
गवर्नर पद जो है इसको क्या क्या कर दिया उन्होंने, समाप्त कर दिया। गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया और इसकी जगह एक नया पद सृजित किया जिसको वायसराय के नाम से जाना जाता है। वायसराय का पद सृजित किया, ठीक है ना। तो 1857 के विद्रोह से पहले भारत में गवर्नर है वो ब्रिटिश मामलों को देखता था और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर का पद है वो हो गया समाप्त और वायसराय का जो पद है वो क्या हो गया, सृजित हो गया। तो जो 1857 के विद्रोह में भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और जो भारत के प्रथम वायसराय बने वो भी बने लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि भारत के प्रथम वायसराय किसको बनाया गया, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ठीक है, ये दूसरा चेंजेस था। पहला चेंजेस तो 1858 के अधिनियम में ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। दूसरा चेंजेस क्या था, गवर्नर का पद समाप्त हुआ और एक वायसराय का पद सृजित किया गया। तीसरे नंबर एक चेंजेस किया हुआ कि राज्य सचिव का पद सृजित, ठीक है ना। राज्य सचिव का जो पद है ना वो क्या किया गया, सृजित किया गया। तो ये तीन मेजर चेंजेस हुए थे 1858 के अधिनियम के द्वारा हमारे भारत की राजनीति के अंदर चेंज हुए। और 1858 का भारत सरकार अधिनियम ही 1857 के विद्रोह का जो है वो मुख्य परिणाम माना जाता है। उसके बाद साथियों अगर अगले परिणाम की तरफ जाए तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा फूट डालो और राज करो नीति का प्रतिपादन किया गया। देखो अंग्रेजों ने 1857 के बाद डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई कि भारतीयों में फूट डालो, भारत में जो भी धर्म के लोग हैं, भारत में जिस भी जाति के लोग हैं उनको आपस में लड़ा कर रखो और भारत के अंदर राजनीति करो। तो इस रीति का उन्होंने पालन किया जो काफी हद तक सफल रही, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, जैसे 1857 के विद्रोह से पहले भारतीय सेना के अंदर जो अनुपात था वो 5:1 था, ठीक है। तो 1857 के बाद इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय सैनिक थे उनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो है वो अलग अलग भागों के अंदर इन्होंने क्या किया, भेजने का कार्य किया। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अलग अलग भागों में भेजा। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा फूट डालो और राज करो नीति अपनाई गई जो काफी हद तक उनके लिए क्या रही, सफल रही। उनके ने ये सोच ली कि ये भारत के अगर विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग अगर संगठित होकर रहेंगे तो ये संगठित होकर दोबारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो इन्होंने किया धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और आर्थिक आधार पर लोगों को क्या करे, फूट डाल के रखी, जिससे क्या हुआ ये आपस में एक होकर ब्रिटिश सरकार विरुद्ध क्रांति करने का अवसर न मिले। उसके बाद तीसरा क्या है, ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया। देखो ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा पील आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, पील आयोग का गठन किया गया था। तो ये सैनिकों के पुनर्गठन से संबंधित है। जैसे पहले ब्रिटिश सेना के अंदर अनुपात था 5:1, यानी कि ये तो थे भारतीय सैनिक और ये थे ब्रिटिश सैनिक, ठीक है ना। ये ब्रिटिश 1857 के विद्रोह से पहले की स्थिति है। पील आयोग गठित होने के बाद अनुपात क्या हो गया, 2:1, यानी कि 2 तो क्या है, भारतीय है और 1 कितने हो गए, ब्रिटिश हो गए। तो ये इस तरह से जो है पील आयोग का जो है गठन किया गया। तो 1857 के विद्रोह के जो परिणाम है उन परिणामों को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो 3 परिणाम हमने पढ़ लिए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, फूट डालो राज करो नीति और पील आयोग। और चौथा परिणाम क्या है, देसी राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यानी कि देसी रियासत के राजाओं का जो राज्य है वो अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। तो ब्रिटिश महारानी ने क्या किया, देसी राज्यों के प्रति अपनी जो नीति है उसके अंदर क्या किया, चेंजेस किया। जिन रियासतों के राजाओं का राज्य ले लिया उन्हें वापस लौटा दिया और पूर्व में जो संधियां की गई थी, जिसमें सहायक संधि थी, आपके आश्रित प्रातक्य नीति के तहत संधि थी, उन सभी संधियों की शर्तों का पालन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाएगा, ऐसा देसी रियासतों के राजाओं को क्या दिया गया, आश्वासन दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में अधिकांश देसी रियासत के राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट किया। तो ब्रिटिश सरकार ने ये माना कि 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण देसी रियासत और अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी के मध्य मतभेद होना भी एक कारण था। तो उसके तहत क्या हुआ, देसी राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार ने क्या करी, उदार नीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने जो साम्राज्य देसी रियासतों का छीन लिया था वो वापस उनको लौटा दिया और पूर्व में जो संधियां उनके साथ की गई थी उन संधियों के पालन करने का निश्चय भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनको पूर्ण रूप से करने का आश्वासन भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। तो ये मेजर चेंजेस हमारे सामने आए। यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम रहा भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें
तो सबसे पहला परिणाम ये है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सीधा चलाया जाने लगा। गवर्नर का पद समाप्त हुआ और वायसराय का पद सृजित हुआ, यानी कि भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बने। तीसरा चेंजेज 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में राज्य सचिव के नाम से नया पद सृजित किया गया। तो ये हुआ एक परिणाम जिसको मुख्य परिणाम कहा जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज करो नीति अपनाई, जो काफी हद तक सफल रही भारत में संघर्ष को दबाने के अंदर। उसके बाद मेनतः सैनिकों के कारण ये विद्रोह हुआ था। तो सैनिकों के कारण ये विद्रोह हुआ था और सैनिक सेना के अंदर भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। तो पील आयोग का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया और उस पुनर्गठन के तहत 2:1 यानी कि 2 भारतीय और 1 ब्रिटिश सैनिक हो गए। और इन जो भारतीय सैनिक थे इनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में नियुक्त कर दिया गया ताकि ये आपस में संगठित न हो सके। इसके अलावा जो देशी राज्यों के प्रति जो ब्रिटिश नीति थी उसके अंदर परिवर्तन हुआ, जिसके तहत देशी रियासतों के राजाओं को उनका साम्राज्य वापस लौटा दिया गया और उनके साथ की गई संधि की शर्तों का पालन करने का आश्वासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया। तो ये मुख्य रूप से 4 चेंजेस जो है वो 1857 के विद्रोह के बाद हमारे सामने आते हैं। उसके बाद साथियों हमारा अगला एक आ जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि 1857 का जो विद्रोह है इसका स्वरूप क्या है, इसको क्रांति माना गया है, इसको विद्रोह माना गया है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम माना गया, इसको क्या माना गया है। तो भारतीय और विदेशी इतिहासकार 1857 के विद्रोह में अपने अपने अलग अलग मत देते हैं। कोई इसे मुस्लिम विद्रोह की संज्ञा देता है, तो कोई इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देता है, कोई इसे जन विद्रोह मानता है, तो कोई उसे सामाजिक विद्रोह मानता है, कोई ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह मानता है, तो कोई सैनिक विद्रोह मानता है। तो अलग अलग लोगों के क्या क्या कमेंट दिए हुए, ये क्वेश्चन कई बार जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वह कौन से इतिहासकार है जो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो विदेशी इतिहासकारों में आपके जॉन सीले, ठीक है, जॉन सीले और आपके जॉन लॉरेंस, ये 2 इतिहासकार हैं। ये कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था ये एक सैनिक विद्रोह मात्र था। लेकिन इनके इस कथन से हम सहमत पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में सैनिकों के अलावा देशी राजाओं ने, सामान्य जनता ने, कई वर्ग के लोगों ने इसमें अपनी भूमिका को निभाया था। अगर ये सैनिक विद्रोह होता तो समाज का जो अन्य वर्ग इसमें भूमिका निभा रहा है वो इसमें शामिल न होता। तो इस मत से हम पूरी तरह से सहमत नहीं है कि जो ये 1857 का विद्रोह था एक सैनिक विद्रोह था। अगर सैनिक विद्रोह होता तो इसमें सिर्फ सैनिक अपनी भूमिका निभाते, लेकिन सैनिकों के साथ साथ अन्य वर्गों ने अपनी भूमिका निभाई, इसलिए इसको सैनिक विद्रोह कहना सही नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमारा इसमें मत है। तो जॉन सीले और जॉन लॉरेंस ने इसको सैनिक विद्रोह कहा। उनके कहने का आधार ये था क्योंकि ये विद्रोह मुख्य रूप से मंगल पांडे की घटना के बाद स्टार्ट हुआ था और मेरठ में जो सबसे पहले विद्रोह हुआ वो भी सैनिकों के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इन्होंने एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा जो दे दी। हम ये कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में सैनिकों की एक अहम भूमिका थी, लेकिन उस भूमिका के आधार पर सिर्फ सैनिक विद्रोह कहना समझदारी नहीं होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसको मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा है, कौन सा इतिहासकार है जो ये कहता है कि 1857 का विद्रोह जो था एक मुस्लिम षड्यंत्र था। तो मुस्लिम षड्यंत्र कहने वाले जो इतिहासकार है उसमें नाम आता है रॉबर्ट्स व कूपलैंड। रॉबर्ट्स व कूपलैंड क्या कहते हैं कि 1857 का विद्रोह था ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था, जो पूरी तरह से क्या अप्रामाणिक है। मुस्लिम समुदाय की इस विद्रोह में एक भूमिका रही थी, लेकिन ये कहीं पर इंगित नहीं होता कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों ने इसने भाग लिया। तो रॉबर्ट्स कूपलैंड के मत से भी हम पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकते। उसके बाद आपके ये होता है कि ये एक इतिहासकार ये कहता है कि हिंदू व मुस्लिम समुदायों का षड्यंत्र, मुस्लिम समुदायों का षड्यंत्र। तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह है ये क्या था, हिंदू और मुस्लिम समुदायों का अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र था। तो ऐसा मानने वाले जो इतिहासकार है उसमें पहले नंबर पे नाम आता है जेम्स आउट्रम व टेलर। ये 2 इतिहासकार कहते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था ये हिंदू व मुस्लिम समुदायों के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र था। तो अभी तक हमारे सामने 3 पक्ष आ गए।
जॉन सीले और जॉन लॉरेंस कहता है कि ये एक सैनिक विद्रोह था। रॉबर्ट्स व कूपलैंड कहते हैं कि ये एक मुस्लिम षड्यंत्र था और कोई कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल नहीं थे। जेम्स आउटरम व टेलर कहते हैं कि ये हिंदू व मुस्लिम समुदाय का ही षड्यंत्र था। तो ये भी अपने आप में तर्क क्लियर नहीं होता, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के अलावा कई अन्य धर्म के लोगों ने भी इसमें अपनी भूमिका को निभाया था। इसलिए सिर्फ दो वर्ग या दो धर्म तक इस विद्रोह को सीमित कर देना ये भी न्याय संगत नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या था, तो चौथे नंबर पे क्या है कि आपके ईसाई धर्म के विरुद्ध कट्टरपंथी विद्रोह। अब ये ईसाई धर्म के विरुद्ध कट्टरपंथी विद्रोह किसने माना है? ये माना है L.R. रीज ने। L.R. रीज। L.R. रीज क्या कहता है कि जो 1857 का विद्रोह था, ये ईसाई धर्म के विरुद्ध कट्टरपंथी लोगों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। ईसाई धर्म यानी कि अंग्रेज किस धर्म को मानते थे? ईसाई धर्म को मानते थे। और कट्टरपंथी यानी कि जो ईसाई धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक है, जो मुस्लिम धर्म के कट्टर समर्थक है, जो सिख धर्म के कट्टर समर्थक है, तो कट्टरपंथी समुदायों के द्वारा ईसाई धर्म के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था, ये 1857 का विद्रोह है। तो L.R. रीज से ईसाई धर्म के विरुद्ध किया गया एक विद्रोह मानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक इतिहासकार इसको जन विद्रोह मानता है कि ये क्या था? एक जन विद्रोह था। तो जन विद्रोह इसको किसने माना है? चार्ल्स बर्ले। चार्ल्स बर्ले ने इसको क्या माना है कि ये एक जन विद्रोह था। यानी कि चार्ल्स बर्ले के अनुसार सिर्फ जनता है ने ही इस विद्रोह में भूमिका निभाई, शासक वर्ग ने कोई भूमिका नहीं निभाई, सैनिक वर्ग ने कोई भूमिका नहीं निभाई। तो ये भी एक तरह से न्याय संगत है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि शासक वर्ग भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था, सैनिक वर्ग भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था और जनता भी विरुद्ध थी। तो इसको सिर्फ जन विद्रोह कहना भी समझदारी नहीं होगी। उसके बाद हम ये कहते हैं कि कुछ इतिहासकार 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाले में दो व्यक्ति है। एक इतिहासकार है अशोक मेहता। अशोक मेहता इतिहासकार है, और दूसरा जो इतिहासकार है उसका नाम है बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली। तो ये दो इतिहासकार 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं कि ये विद्रोह जो था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इस मत से हम थोड़ा बहुत जो है 50% सहमत हो सकते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा था, एक क्षेत्र के अलावा ये कई क्षेत्रों के अंदर अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस विद्रोह ने कोई बहुत बड़ा अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं किया, लेकिन भारत के अधिकांश भागों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुआ, इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है। उसके बाद सातवां आपके भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि वो कौन से इतिहासकार है जिसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो इसमें सबसे पहले नाम आता है वीर सावरकर का। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और दूसरा नाम है पटाभी सीता रमैया का। पटाभी सीता जो रमैया है, इन्होंने भी 1857 के विद्रोह को भारत का अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता के द्वारा किया गया ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था। तो हम इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मत से भी कुछ % सहमत हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि कुछ और इतिहासकार है, जैसे आपके इतिहासकार है एसएन सेन। वो क्या कहता है कि राष्ट्रीयता के अभाव में राष्ट्रीयता के अभाव में राष्ट्रीयता के अभाव में किया गया स्वतंत्रता संग्राम किया गया स्वतंत्रता संग्राम। तो एसएन सेन जो है वो इस मत के समर्थक हैं कि इस जो विद्रोह था इसमें राष्ट्रीयता की भावना का क्या था? पूरी तरह से अभाव था, लेकिन फिर भी ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया एक स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता है। तो अगर देखो, अगर इसके स्वरूप के अंदर अगर हम दोबारा आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकांश इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि सैनिकों के अलावा अन्य वर्ग के लोगों ने भी भाग लिया और इनमें दो प्रमुख है, जॉन सीले और जॉन लॉरेंस। ये 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। फिर रॉबर्ट्स व कूपलैंड इसे
मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा देते हैं कि मुसलमानों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम व टेलर इसे हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदायों के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया षड्यंत्र मानते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो एल.आर. रीच है ये ईसाई धर्म के विरुद्ध कट्टरपंथी लोगों के द्वारा किया गया संघर्ष मानते हैं। चार्ल्स बर्ले इसे जन विद्रोह की संज्ञा देते हैं। अशोक मेहता, बेंजामिन डिज़रायली राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। वीर सावरकर और सीतारमैया से भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो काफी हद तक सही है। राष्ट्रीय विद्रोह भी काफी हद तक सही है। और एस.एन. सेन कहते हैं कि राष्ट्रीयता के अभाव में ये एक अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया एक स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह देखो, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें ना, तो ज्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं कि किस इतिहासकार ने इस विद्रोह को किस रूप में परिभाषित किया है। तो ये मुख्य रूप से मैंने 8 आपको बताए कि इन इतिहासकारों के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो भारत में पहला विद्रोह लड़ा गया, उसको इन रूप से जो है प्रतिष्ठित किया गया। उसके बाद हमारा ये अंतिम इसका रहता है कि विद्रोह से संबंधित साहित्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस विद्रोह पर कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं वो लिखी गई थी और उन किताब के इतिहास पुस्तकों के लेखक के क्या नाम है। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एस.एन. सेन जो है ना, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सरकारी इतिहासकार है उनका नाम है एस.एन. सेन। ठीक है ना। अब आप सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं कि देखो, जो एस.एन. सेन है ना, एस.एन. सेन, इनके द्वारा जिस पुस्तक को लिखा गया था उस पुस्तक का नाम है 1857, यानी कि 1857 का विद्रोह। और 1857 नाम से पुस्तक किसने लिखी? एस.एन. सेन ने। उसके बाद अगला जो राइटर आता है जिसका नाम है पी.सी. जोशी। पी.सी. जोशी, तो पी.सी. जोशी ने आपके जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है रिबेलियन 1857, यानी कि 1857 तो लिखी है एस.एन. सेन ने और रिबेलियन 1857 लिखी है पी.सी. जोशी ने। उसके बाद अगला जो राइटर आता है जिसका नाम है अशोक मेहता। अशोक मेहता ने 1857 के विद्रोह के ऊपर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द ग्रेट रिबेलियन। क्या है इसका नाम? द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक है वो इन्होंने लिखी। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक नाम है वीर सावरकर। वीर सावरकर, तो वीर सावरकर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक लिखी थी वो वीर सावरकर के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। एग्जाम में कई बार इस पुस्तक के बारे में और जो वीर सावरकर ने जो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है, इस बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले एस.एन. सेन 1857 पुस्तक के लेखक हैं। 2 नंबर पर पी.सी. जोशी रिबेलियन 1857 पुस्तक के लेखक हैं। 3 नंबर पर अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक हैं। 4 नंबर पर वीर सावरकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक है। तो ये 4 पुस्तकें हैं जो लिखी गई थी। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो इस विद्रोह से संबंधित हैं। तो जैसे 5वें नंबर पर एक राइटर है जिसका नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, ये जो राइटर है, ये जो इतिहासकार है, इसने आंदोलनकारी है, इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है असबाब ए बगावत। असबाब ए बगावत ए हिंद। तो ये जो पुस्तक है वो 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक है। और इस पुस्तक में सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण है वो ये माना है कि भारतीयों को जो प्रशासनिक पदों पर नहीं नियुक्त किया जा रहा था, ये 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। तो एक तो पुस्तक लिखी इन्होंने ये, ठीक है ना। दूसरी पुस्तक इन्होंने क्या लिखी? द कोजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। द कोजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये पुस्तक भी है, वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई थी। और छठा जो इतिहासकार है जिसका नाम होता है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स, तो टी.आर. होम्स ने जो पुस्तक लिखी है द हिस्ट्री
ऑफ इंडियन म्यूटिनी। तो ये कह सकते हो कि ये मुख्यतः मैंने आपको जो है 6 पुस्तकें इतिहासकारों की लिखा दी, यानी कि 1857 के विद्रोह से संबंधित जो साहित्य है उसमें सबसे पहले 1857 को लिखेंगे, जो जिसका लेखक एस.एन. सेन। उसके बाद रिबेलियन 1857 जो पुस्तक लिखी पी.सी. जोशी के द्वारा लिखी गई। द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक लिखी गई अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो पुस्तक लिखी गई वो वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने 2 पुस्तकें लिखी, एक असबाब ए बगावत ए हिंद और सेकंड द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ये दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खान। उसके बाद टी.आर. होम्स ने द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी ये पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई। तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि ये विद्रोह से संबंधित पुस्तक और लेखक के बारे में, विद्रोह से संबंधित जो विद्रोह का स्वरूप था कि इसको अलग-अलग इतिहासकारों ने क्या नाम दिया गया है, इसके संबंध में क्वेश्चन मैक्सिमम जो है यही से क्वेश्चन 1857 के अंदर जो है वो पुटअप होता है, या फिर जो क्रांति के जो रीजन है, विद्रोह के जो रीजन उससे क्वेश्चन पुटअप होता है। विद्रोह और क्रांति में हम इस घटना को विद्रोह मानेंगे, क्रांति की संज्ञा नहीं देंगे। ये भारत में अलग-अलग भागों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जिसको विद्रोह की संज्ञा जो है वो दी जा सकती है। पहली बार भारत की जनता ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज उठाई थी। हालांकि नेतृत्व के अभाव में, संगठन के अभाव में, एकता के अभाव में ये अंग्रेजी शासन के द्वारा आसानी से दबा दिया गया। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया गया एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जिसने आगे राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत का मैप है जिसमें 1857 का जो विद्रोह है वो भारत के कौन-कौन से भागों के अंदर मुख्य रूप से फैला था। हम ये कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है ना, वो मुख्य रूप से उत्तर भारत तक सीमित रहा और दक्षिण भारत में जो इसकी भूमिका थी ना, वो एकदम क्या थी? नगण्य थी। हम ये नहीं कह सकते कि दक्षिण भारत के अंदर ये विद्रोह बिल्कुल नहीं फैला, लेकिन मुख्यतः इसका जो सेंट्रलाइज पॉइंट था वो उत्तर भारत था। तो इस तरह देखो साथियों, 1857 के विद्रोह का जो पूरा टॉपिक है हमने पढ़ लिया और उस क्लास में आपको मैंने पूरा अच्छी तरह से 1857 के विद्रोह के जो कारण हैं, कारण के साथ-साथ जो विद्रोह का घटनाक्रम है और विद्रोह का किस प्रकार भारत में प्रसार हुआ और किस तरह से इस विद्रोह का जो है वो परिणाम रहा और इसमें किन वर्गों की मुख्य भूमिका रही और इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित पुस्तकों के बारे में हमने डिटेल के अंदर इसके अंदर विद्रोह के अंदर अध्ययन किया। अब साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।